सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। जिज्ञासा के अपने कारण हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठती है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी खोज पर जो चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के बारे में हमारी पुरानी समझ को बदल सकती है। नाम है अल्ट्रामैग्नेटिज्म। जी हाँ, शायद बिल्कुल नया नाम लगे। हम सब ने स्कूल में फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में तो पढ़ा ही है। हाँ, वो दो मुख्य प्रकार जो हमें पता थे। बिल्कुल। लेकिन ये तीसरा प्रकार है जिसके बारे में हाल ही में पता चला है, और ये उस पुराने वर्गीकरण को चुनौती दे रहा है। और ये टॉपिक आजकल वैज्ञानिक जगत में चर्चा में तो है ही, साथ ही द हिंदू जैसे अखबारों में भी इस पर बात हुई है। तो जाहिर है ये सामान्य जानकारी के लिए तो अहम है ही, पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काम का हो सकता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर इसी नई अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके गुण क्या हैं और भविष्य की टेक्नोलॉजी में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सदियों से चुंबकत्व की कहानी में दो ही मुख्य किरदार थे, फेरो और एंटी फेरो। हाँ। लेकिन अब ये तीसरा आ गया है, अल्टरमैग्नेटिज्म। इसमें कुछ बातें हैं जो थोड़ी विरोधाभासी सी लगती हैं पहली बार में। बिल्कुल। लेकिन वही इसे इतना दिलचस्प बनाती हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। इस नए खिलाड़ी को समझने से पहले जरा जल्दी से उन दो पुरानों को याद कर लें। फेरोमैग्नेटिज्म। हाँ, वो तो आसान है। जैसे हमारे फ्रिज पर चिपकने वाले मैग्नेट। हाँ। उनमें क्या होता है कि परमाणु के लेवल पर जो छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो सब एक ही सीध में पैरेलल होते हैं। अच्छा। और इसी वजह से एक मजबूत बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। समझ गया। और दूसरा था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हाँ, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ये मैग्नेटिक मोमेंट्स अगल बगल में होते तो हैं, पर उनकी दिशा उल्टी होती है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। ओके। तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं होता। अच्छा। और भले ही ये उतने आम ना लगें, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी में इनका रोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो जाने पहचाने प्रकार। अब आते हैं मुद्दे पर, अल्ट्रामैग्नेटिज्म। इसकी थ्योरी पहली बार कब आई? लगभग 2019 में। हाँ, लगभग 2019 में इसके बारे में पहली बार सोचा गया, सिद्धांत दिया गया, और फिर 2024 में जाकर कुछ अहम एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने इसे साबित किया। और अब इसे तीसरा बेसिक टाइप माना जा रहा है। जी हाँ, चुंबकत्व का तीसरा मौलिक प्रकार। और इसने स्पिनट्रॉनिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में काफी, आप कह सकती हैं, उत्सुकता जगाई है। स्पिनट्रॉनिक्स, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये बताइए कि ये दिखता कैसा है, मतलब बाहर से। देखिए, यही तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप बाहर से देखें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो अल्ट्रामैग्नेटिक पदार्थ बिल्कुल एंटी फेरोमैग्नेट जैसा ही लगता है। अच्छा। मतलब कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं। इसके अंदर भी जो पड़ोसी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी उल्टी दिशा में, ऊपर और नीचे। और उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उनके अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। तो फिर एंटी फेरोमैग्नेट से अलग कैसे हुआ? यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। हाँ। नतीजा वही है, एंटी फेरोमैग्नेट की तरह अल्ट्रामैग्नेट भी कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता। अच्छा। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये बाहरी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पुर्जे बहुत पास पास लगे होते हैं, तो उनके बीच मैग्नेटिक इंटरफेरेंस का खतरा कम हो जाता है। मतलब हम ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा घनी और स्थिर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अच्छा, तो बाहर से एकदम शांत, कोई मैग्नेटिक असर नहीं, लेकिन आपने कहा अंदर कुछ फेरोमैग्नेट जैसा है, ये कैसे? बिल्कुल, इस बाहरी शांति के नीचे अंदर एक छुपी हुई जटिलता है। भले ही बाहर नेट मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो, अल्ट्रामैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो फेरोमैग्नेट की याद दिलाती है। ये हुई ना बात, बाहर से एंटी फेरो, अंदर से फेरो जैसा। यही इसका यूनिक कॉम्बिनेशन है। हाँ, यही द्वैत, यही ड्युअलिटी इसे खास बनाती है और इसे मैग्नेटिक ऑर्डर के एक नए क्लास में रखती है। ये तो वाकई अजीब है। मतलब ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका राज वो पदार्थ की क्रिस्टल संरचना, यानी एटम्स कैसे जमे हुए हैं, और उसके इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बीच के इंटरैक्शन में छिपा है। इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो क्वांटम वाला गुण। हाँ, वही।
इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसका एक इंट्रिंसिक क्वांटम गुण है, जैसे उसका चार्ज होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज वाला कण है, तो ये स्पिन उसे एक नन्हे से चुंबक की तरह काम करवाता है, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक है। अब देखिए, पारंपरिक एंटीफेरोमैग्नेट में जो उल्टी दिशा वाले स्पिन होते हैं, वो क्रिस्टल में एक सीधे साधे पैटर्न में होते हैं। जैसे एक एटम से अगले पर जाने के लिए बस थोड़ी सी शिफ्ट या पोजीशन बदलना काफी होता है। आप वॉलपेपर पर बने फूलों की कतार की तरह सोच सकती हैं। हाँ, समझ गया। सीधा पैटर्न। लेकिन अल्टरमैग्नेट में पैटर्न थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ एटम्स की जमावट थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उल्टे मैग्नेटिक स्पिन वाले एटम तक पहुंचने के लिए सिर्फ शिफ्ट करना काफी नहीं होता, क्रिस्टल को घुमाना पड़ता है या उसका आईने वाला अक्स देखना पड़ता है। ओहो, मतलब पैटर्न में एक ट्विस्ट है। हाँ, कह सकते हैं एक घुमाव या पलट है पैटर्न में। अब देखिए, इस खास अरेंजमेंट से होता क्या है, दो ऐसी चीजें हासिल होती हैं जो एक साथ मुश्किल लगती थीं। क्या? पहली बात तो ये कि ये एंटी फेरोमैग्नेट की तरह ही ओवरऑल मैग्नेटिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि हर स्पिन अप वाले मोमेंट के लिए पैटर्न में कहीं ना कहीं एक स्पिन डाउन वाला मोमेंट है जो उसे बैलेंस कर देता है। तो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट 0। ठीक है, ये तो एंटीफेरो जैसा ही हुआ। हाँ, लेकिन दूसरी बात, पैटर्न का ये घुमाव या पलट जो है, वो पदार्थ के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बिल्कुल अलग माहौल बना देता है। ये माहौल पारंपरिक एंटीफेरोमैग्नेट से अलग है, जहां सीधे पैटर्न के कारण अक्सर अलग-अलग स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी के रास्ते एक जैसे होते हैं। अच्छा, तो ये अलग माहौल इलेक्ट्रॉनों पर कैसे असर डालता है? उनके चलने फिरने में कुछ फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल आता है। इसको समझने के लिए ऐसे सोचिए, किसी सॉलिड में इलेक्ट्रॉनों के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो सीधी सीढ़ी जैसे नहीं बल्कि चौड़े हाईवे जैसे होते हैं। हम इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स कहते हैं। हाईवे, ओके। बहुत से पदार्थों में स्पिन अप और स्पिन डाउन वाले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक ही तरह की कारें हैं जो एक ही लेन में चल सकते हैं। ठीक। लेकिन अल्टरमैग्नेट में क्रिस्टल की वो खास बनावट, वो घुमाव, वो ट्रैफिक नियमों की तरह काम करती है। कुछ खास दिशाओं में चलने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए ये हाईवे 2 लेनों में बंट जाता है, जिनकी ऊंचाई थोड़ी अलग-अलग होती है। दी लेन अलग-अलग ऊंचाई पर। हाँ, एक लेन मुख्य रूप से स्पिन अप वालों के लिए, दूसरी स्पिन डाउन वालों के लिए। इसी बंटवारे को कहते हैं स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्प्लिटिंग। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का स्पिन, मान लीजिए अप वाला, वो दूसरे डाउन वाले की तुलना में थोड़ी ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। अरे, ये तो वही खूबी है जो हम फेरोमैग्नेट से जोड़ते थे, जिनमें बाहरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। एकदम सही पकड़ा आपने, और यही अल्टरमैग्नेट की सबसे खास बात है। ये स्पिन स्प्लिटिंग उन्हें स्पिन पोलराइज्ड करंट्स ले जाने की काबिलियत देती है। स्पिन पोलराइज्ड करंट्स मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें बहने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक ही दिशा में हो, अप या डाउन। और कमाल की बात यह है कि यह सब होता है बिना कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा किए। बिना बाहरी फील्ड के? हाँ, क्रिस्टल की बनावट का वही घुमाव या पलट स्पिन के आधार पर एनर्जी के रास्ते अलग कर देता है, भले ही टोटल मैग्नेटाइजेशन शून्य हो। बाहरी मैग्नेटिज्म के बिना स्पिन को इस तरह कंट्रोल करने की क्षमताएं इसे स्पिनट्रॉनिक्स जैसे फील्ड्स के लिए इतना आकर्षक बनाती है। ये तो कमाल है। लेकिन ये सब थ्योरी में तो ठीक है, क्या इसे लैब में देखा गया है, साबित हुआ है? मुश्किल रहा होगा, क्योंकि बाहर तो कोई फील्ड है ही नहीं। हाँ, मुश्किल तो था। वो जो पारंपरिक मैग्नेटोमीटर होते हैं जो बाहरी फील्ड नापते हैं, वो यहाँ ज्यादा काम नहीं आए। तो फिर तो वैज्ञानिकों को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने पड़े जो सीधे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी और उनके पैटर्न को देख सके। अच्छा, जैसे? एक बड़ी कामयाबी मिली 2024 की शुरुआत में मैंगनीज टेल्यूराइड MnT नाम के मटेरियल के साथ। पहले इसे एक सामान्य एंटी फेरोमैग्नेट ही समझा जाता था। MnT, ओके। वैज्ञानिकों ने ARPS एंगल रिजॉल्व्ड फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक इस्तेमाल की। इसमें वो मटेरियल पर लाइट डालते हैं और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी नापते हैं। और उन्हें एनर्जी बैंड्स में वही उम्मीद के मुताबिक स्पिन स्प्लिटिंग दिखी, वो बंटवारा। ये अल्टरमैग्नेटिज्म का पक्का सबूत था। वाह। इसके बाद और भी प्रयोग हुए, जैसे एक्सरे मैग्नेटिक डाइक्रोइज्म। ये एक खास तरह की एक्सरे तकनीक है जो मैग्नेटिक डायरेक्शन के प्रति सेंसिटिव होती है। इससे मटेरियल के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक पैटर्न की तस्वीरें ली गईं और ये भी दिखाया गया कि इन्हें पतली फिल्मों में कंट्रोल करके बनाया जा सकता है।
ये तो काफी ठोस सबूत लग रहे हैं। हाँ, और अभी हाल ही में नवंबर में छपे कुछ स्टडीज में सर्कुलरली पोलराइज्ड एक्सरे का इस्तेमाल करके अल्ट्रामैग्नेट के छुपे हुए मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को देखने के 2 नए तरीके भी सुझाए गए हैं। उम्मीद है इनसे हम विपरीत स्पिन वाले परमाणुओं के ग्रुप्स को अलग-अलग देख पाएंगे। और MnTe के अलावा कोई और मटेरियल? हाँ, रूथेनियम डाइऑक्साइड RuO2 भी एक अहम मटेरियल है जिस पर काफी स्टडी हुई है और उसने भी अल्ट्रामैग्नेटिक गुण दिखाए हैं। बहुत खूब। ये प्रायोगिक पुष्टि तो इसे और भी रोमांचक बना देती है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। आपने स्पिनट्रॉनिक्स का जिक्र किया था, ये क्या बला है? स्पिनट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया रूप समझिए। अभी के इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जानकारी स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, करंट का बहना या ना बहना, 0 और 1। बिल्कुल। स्पिनट्रॉनिक्स में हम चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के स्पिन का भी इस्तेमाल करते हैं। स्पिन अप या डाउन को भी 0 और 1 की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। आज के जो स्पिनट्रॉनिक पुर्जे हैं वो अक्सर फेरोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेट की एक दिक्कत है, उनका वो भटका हुआ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे फील्ड्स। हाँ, वो आसपास के पुर्जों को छेड़ सकता है। बिल्कुल। इससे डिवाइसेस को बहुत छोटा या पास पैक करना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर ऑल्टोमैग्नेट काम आएंगे, क्योंकि उनका बाहरी फील्ड तो है ही नहीं। एकदम सही। ऑल्टोमैग्नेट इन स्ट्रे फील्ड्स की समस्या को खत्म कर सकते हैं। इससे हम शायद ज्यादा छोटे, ज्यादा तेज और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मेमोरी और लॉजिक चिप्स बना पाएंगे। तेज? कितना तेज? और एक और जबरदस्त बात है इनकी स्पीड। थ्योरी के हिसाब से ऑल्टोमैग्नेट में स्पिन की डायरेक्शन को खरबों बार प्रति सेकंड तक बदला जा सकता है, यानी टेराहर्ट्ज रेंज में। टेराहर्ट्ज? अरे बाप रे, ये तो आज के फेरोमैग्नेटिक पुर्जों की गीगाहर्ट्ज स्पीड से 1000 गुना तेज हो गया। हाँ, सोचिए जरा। अगर हमारे कंप्यूटर्स और फोन इतने तेज हो जाएं तो? हाँ, ये क्षमता वाकई क्रांतिकारी है। ये इतनी तेज स्पीड इसलिए मुमकिन है क्योंकि ऑल्टोमैग्नेट में स्पिन की चाल बहुत तेज एक्सचेंज इंटरैक्शन से कंट्रोल होती है, जो पिकोसेकंड, सेकंड का खरबवा हिस्सा या उससे भी कम टाइम में काम करती है। अविश्वसनीय। हालांकि ये भी सच है कि असल डिवाइस में ये स्पीड हासिल करना अभी एक चुनौती है, पर ये दिखाता है कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है। स्पिनट्रॉनिक्स के अलावा और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए, वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इसकी संभावनाएं देख रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग? कैसे? वही स्ट्रे फील्ड्स वाली बात। क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स बाहरी मैग्नेटिक शोर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑल्टोमैग्नेट का बाहरी फील्ड न होने से ये मैग्नेटिक शोर कम हो सकता है, जिससे शायद क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा स्टेबल बने। पर ये अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। दिलचस्प है। अलग तरह के मटेरियल में मिल सकता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मेटल, यहाँ तक कि कुछ शुरुआती स्टडीज में ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स में भी इसके संकेत मिले हैं। ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स में भी? हाँ, हालांकि वो अभी बहुत शुरुआती रिसर्च है, पर इससे भविष्य में डिवाइस बनाने के लिए मटेरियल के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। और कोई खास गुण? हाँ, एक और अहम गुण है एनोमलस हॉल इफेक्ट। एनोमलस हॉल इफेक्ट, ये क्या होता है? कुछ ऑल्टोमैग्नेट में ऐसा होता है कि जब उनमें से करंट बहता है तो करंट की दिशा के परपेंडिकुलर एक साइडवेज वोल्टेज पैदा हो जाता है। अच्छा, तो इसका क्या फायदा? इसका महत्व ये है कि ये वोल्टेज हमें सीधे सीधे मटेरियल की मैग्नेटिक स्टेट मतलब स्पिन की दिशा बता देता है। मतलब हम बिजली से ही उसे पढ़ सकते हैं। ये पारंपरिक एंटीफेरोमैग्नेट में आमतौर पर नहीं होता, जिससे उनकी स्टेट जानना मुश्किल होता है। समझ गया। ये डिवाइस बनाने के लिए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। कंप्यूटर सिमुलेशन ने भी कई और संभावित ऑल्टोमैग्नेटिक मटेरियल बताए हैं, तो वैज्ञानिकों के पास अब प्रयोग करने के लिए एक अच्छी खासी लिस्ट है। इतनी सारी संभावनाएं, मतलब भविष्य तो उज्जवल लग रहा है, लेकिन जाहिर है कुछ चुनौतियां भी होंगी। ये सब अभी नया नया है। हाँ, चुनौतियां तो हैं ही। ये फील्ड अभी बन ही रहा है। एक बड़ी मुश्किल है अच्छी क्वालिटी के सिंगल डोमेन ऑल्टोमैग्नेटिक मटेरियल बनाना। सिंगल डोमेन मतलब पूरे मटेरियल में मैग्नेटिक पैटर्न एक जैसा हो, बिना किसी रुकावट या बाउंड्री के। अक्सर क्या होता है कि ये मटेरियल कई छोटे छोटे मैग्नेटिक हिस्सों या डोमेन के साथ बनते हैं, जहां पैटर्न की दिशा अलग अलग होती है। अच्छा। अब किसी डिवाइस को भरोसेमंद तरीके से काम करने के लिए तो एक यूनिफॉर्म सिंगल डोमेन चाहिए। तो इन मटेरियल को इस तरह बनाना या उगाना कि ये डोमेन बाउंड्रीज खत्म हो जाए, ये अभी रिसर्च का एक बड़ा फोकस है। और बनाने के तरीके?
हाँ, दूसरी चुनौती है इनको बड़े पैमाने पर और कम लागत पर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करना। तभी तो ये आम इस्तेमाल के डिवाइसेस में आ पाएंगे। लेकिन जिस रफ्तार से इस फील्ड में रिसर्च हो रही है और साइंटिफिक कम्युनिटी की जो दिलचस्पी है, उम्मीद तो है कि इन चुनौतियों का हल निकल आएगा। तो सार ये है कि अल्ट्रामैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल, एक बुनियादी नई खोज है। चुंबकत्व का तीसरा प्रकार, बिल्कुल। जो एंटी फेरोमैग्नेट, बाहर कोई फील्ड नहीं, और फेरोमैग्नेट, अंदर स्पिन स्प्लिटिंग, दोनों के गुणों को एक अनोखे ढंग से मिलाता है। हाँ, उसका अपना एक यूनिक फ्लेवर है। इसकी खास क्रिस्टल सिमेट्री इसे स्पिन स्प्लिटिंग करने देती है, जो स्पिनट्रॉनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के लिए नए दरवाजे खोल सकती है, जिनसे शायद भविष्य में ज्यादा तेज, ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा एफिशिएंट डिवाइस बने। बिल्कुल। मैंगनीज टेल्यूराइड और रुथेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल में इसके सबूत भी मिल चुके हैं। एनामोलस हॉल इफेक्ट जैसी खूबियां इसे डिवाइस बनाने के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाती हैं। हाँ, वो रीड आउट के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, बेशक अच्छे मटेरियल बनाने और प्रोडक्शन की चुनौतियां अभी हैं, लेकिन ये एक बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ फील्ड है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए जो साइंस और टेक के करंट डेवलपमेंट्स पर नजर रखते हैं, यह यकीनन ध्यान देने वाला टॉपिक है, खासकर जब द हिंदू जैसा स्रोत इसे कवर कर रहे हों। निष्कर्ष यही है कि अल्ट्रामैग्नेटिज्म की खोज हमारी मैग्नेटिज्म की समझ में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये फेरो और एंटी फेरो के जाने पहचाने दायरे से आगे बढ़कर एक नया विकल्प देता है, जिसमें गुणों का एक बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है। बाहर जीरो मैग्नेटाइजेशन पर अंदर बैंड्स में स्पिन स्प्लिटिंग। और इसी कॉम्बिनेशन में भविष्य की टेक्नोलॉजी बदलने की क्षमता है। हाँ, और ये खोज हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। किस सवाल पर? कि जैसे मैग्नेटिज्म की हमारी फंडामेंटल समझ अब बदल रही है, क्या साइंस के दूसरे फील्ड्स में भी ऐसी ही पुरानी धारणाएं या क्लासिफिकेशंस हैं जो किसी ऐसी ही नई बेसिक खोज का इंतजार कर रही हूं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर बिना बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के इतनी तेज रफ्तार से स्पिन को मैनिपुलेट करने की ये क्षमता, ये कंप्यूटिंग को सिर्फ स्पीड और डेंसिटी से आगे और किन तरीकों से बदल सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद आने वाले सालों में मिलें। वाकई ये बहुत दिलचस्प सवाल हैं। तो अगर विज्ञान की दुनिया में हो रही ऐसी ही खोजों और गहरी चर्चाओं में आपकी रुचि है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो करंट अफेयर्स और द हिंदू जैसे स्रोतों में छपने वाले साइंटिफिक टॉपिक्स पर अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछें या बताएं कि आप भविष्य में किन और टॉपिक्स पर ऐसी चर्चा सुनना चाहेंगे। विज्ञान में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति से जुड़े रहना हमेशा फायदेमंद होता है। अगली चर्चा तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।